नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने डिस्कस किया था कि आईसीटी के जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रहेंगे, आईसीटी के महत्वपूर्ण बिंदु का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि साथियों आपके 9th क्लास से लिए गए हैं। और आप ये मानकर चलें, लगभग हम जो यहाँ पर बिंदु डिस्कस करेंगे, लगभग 100 ऐसे बिंदु डिस्कस करेंगे जो आईसीटी के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आईए के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा ये सहायता देने वाले हैं। साथियों, इन चैप्टर से हम ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है वहां से लिए गए हैं। ये आपको कुछ चैप्टर की सूची दिखाई है। तो हमारा जो फर्स्ट बिंदु है वो यहाँ पर आ चुका है, वो आप देखिए। और साथियों, आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट कर कर भी बताएं, और एक बार सभी साथियों के साथ इसे शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस कर ले साथियों। तो यहाँ पर लगभग हम 100 महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने वाले साथियों। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। एक बात ये हो गई इसमें। कंप्यूटर जो है, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द, ये वाला ध्यान रखना है आपको कि कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर गणना करना होता है। नॉर्मल थोड़ा सा बेसिक बातें हैं इसके अंदर, थोड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। थोड़ा जैसे जैसे हम अलग अलग चैप्टर में आगे चलते चलेंगे, तो जो स्तर है क्वेश्चन का वो भी चेंज होता रहेगा। अगर आपने इस पे जो 9th क्लास के एमसीक्यू हमने करा रखे हैं वो नहीं देखे हैं, तो साथियों वो आप जाकर देख सकते हो। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 9th और 10th क्लास के एमसीक्यू आपको करवा दिए गए हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अप्रेक्षित आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करते हैं। यानी हम कुछ इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है, इनपुट प्रोसेस होकर हमें क्या है, आउटपुट प्रदान कर देता है। सिंपल बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये एक प्रोसेस है, इसका इनपुट फिर प्रोसेस होगा वो चीजें, फिर आउटपुट हमको मिल जाएगी। कंप्यूटर के देखिए साथियों, यहाँ पे हम इनपुट करते हैं वो एक क्या है, रा डाटा हो जाता है, रो डाटा हो जाता है, रा मटेरियल जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है वो इंफॉर्मेटिक होती है, इंफॉर्मेशन आप उसको बोल सकते हो। ये बात बहुत जरूरी है, पूछ लेगा आपसे। कंप्यूटर के जो प्रमुख उपयोग हम करते हैं, मौसम संबंधी अनुसंधान हो गए, पूर्वानुमान लगाना है, संचार सूचनाएं कोई है, ई कॉमर्स आजकल हो गया, पुस्तक प्रकाशन है, मुद्रण शिक्षाएं है, अभियांत्रिक चिकित्सा, मनोरंजन, शोध कार्य। लगभग आज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कंप्यूटर का उपयोग साथियों हमको देखने को नहीं मिलता है। कंप्यूटर आज के समय में सभी जगह यूज हो रहा है। इसके अलावा साथियों, हम आपके लिए और भी विशेष वीडियो लेकर आने वाले हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति, एकीकरण, जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको एक साथ वीडियो में मिल जाएंगे साथियों। वो बीच में थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, उस वजह से वीडियो नहीं पाया, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, गति हो गई, शुद्धता हो गई, सक्षमता है, स्मरण शक्ति है, व्यापक उपयोगिता है, स्वचालन भी इसका एक ऑटोमेटिक, इसकी भी एक विशेषता देखने को मिलती है। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं मिलती है साथियों, क्या है कि सोचने समझने का अभाव है। इसमें ये सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, बुद्धि का अभाव रहता है, कंप्यूटर वायरसों का खतरा है। ये अगर इसमें क्या है कि कंप्यूटर वायरस जो हमने आपको बताए थे, वायरस की फुल फॉर्म आपको ध्यान रहनी चाहिए। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ध्यान रखना साथियों, आपके भी एग्जाम में आ सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ये कुछ नॉर्मल बातें लिखी गई हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें देखने को मिलेगी। कंप्यूटर तंत्र के मुख्य भाग, कंप्यूटर के भाग जानिए साथियों आप यहाँ पर। एक तो आपकी सिस्टम यूनिट हो जाएगी साथियों, एक आपकी इनपुट यूनिट आपको देखने को मिलेगी, आउटपुट यूनिट आपको साथियों यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिस्टम यूनिट हो गई, आउटपुट, इनपुट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ये कंप्यूटर का दिमाग बोल दो। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोग्रामों को संचालित करना, क्रियान्वयन करना उनका, ये इसका मुख्य कार्य रहता है साथियों। नेक्स्ट है एएलयू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है इसने। एएलयू की बात कर रहा है। एएलयू क्या है, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यह यूनिट अंक गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करने का कार्य करती है। साथियों, हम जल्दी से जल्दी ये चीजें, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है, समय आपके पास है नहीं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लें, हो सकता है आपको 1 या 2 नंबर का बेनिफिट मिल जाए। तो वो भी आपको क्या है, 1 या 2 नंबर भी हमें ना कंपटीशन में आगे कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है वो। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं उसके अनुसार हम बांटते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर साथियों। एनालॉग कंप्यूटर हमने पढ़ा था साथियों, पेट्रोल पंप वगैरह जो लिक्विड द्रव पदार्थ रहते हैं उनको मापने में
एनालॉग का उपयोग किया जाता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के हो सकते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के हैं। आकार के आधार पर अगर देखें तो माइक्रो कंप्यूटर जो नॉर्मल हम घरों में यूज कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह इंस्टीट्यूट है वहां उपयोग किया जाता है। परम साथियों, परम पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाला बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। बात यहाँ पे गौर कीजिए कि भारत के अंदर पूरी तरह विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आपसे पूछ लेगा। परम आपको टिक करना है। परम भारत का अद्वितीय क्षमता वाला साथियों बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर परम है। मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रहण है। मेमोरी क्या है? जहां डेटा, सूचना, प्रोग्राम संग्रहित होते हैं आवश्यकता के, जैसे हम जो हार्ड डिस्क पढ़ते हैं ना, मेमोरी का भाग बनती है, तो उसमें क्या डेटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर मेमोरी को मुख्यतः हम यहाँ पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बात आती है मुख्य, एक आती है बाह्य मेमोरी। इनको साथियों इस प्रकार भी लिखा आता है, एक तो आता है आपका मेन मेमोरी, एक लिखा आता है सेकेंडरी मेमोरी। ये चीज हिंदी में लिखी मिल सकती है आपको, तो वो भी ध्यान रखनी है। मुख्य मेमोरी को फिर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। जो मुख्य यानी मेन मेमोरी है 2 भागों में रहती है, अस्थायी जिसे रैम कहते हैं और स्थायी मेमोरी जिसे रोम कहते हैं। बात साथियों यहाँ पे रैम रोम की आती है, तो एक चीज ध्यान देना है, रैम को हम यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी। रोम की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप लिख सकते हो इसको रीड ओनली मेमोरी। अगर मैं रैंडम एक्सेस, इसको रैंडम एक्सेस किया जाता है। रैंडम एक्सेस का मतलब समझिए कि डेटा ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में होगा, रैंडमली एक्सेस कर लिया जाएगा। जहां से इसको सोर्स मिलता है ना, वहां से रैंडम एक्सेस करेगी, जल्दी इसमें डेटा किया जाता है साथियों। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे है। ये दोनों फुल फॉर्म है आपके रीट के एग्जाम के लेवल से, बहुत अच्छी बातें यहाँ पे लिखी गई है। और साथियों ये कोई भी एग्जाम हो, आपने जो प्रीवियस ईयर वाला कंप्यूटर का हमने वीडियो करवाया, अगर वो नहीं देखा तो उसमें आप देख पाओगे कि वहां से इस प्रकार के क्वेश्चन है। बिट क्या है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई साथियों बिट है। आपसे पूछेगा मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, आप बिट बोल दोगे। बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 और 1 होता है। बिट का मान क्या होता है? 0 या 1, ये इसका मान रहता है साथियों, वो भी ध्यान रखना है। साथियों आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें चलो यहां पर बात आई गई कि बाइट 8 बिट, ये क्या बोल रहा है? 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं। एक चीज आप ये ध्यान रख लो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक चीज जरूर जो ध्यान रखनी है, जैसे 8 बिट मिलकर 1 बाइट बना है, उसी प्रकार 4 बिट बनकर एक निबल का निर्माण करती है। ये बात सिर्फ यहां पर आपको ध्यान देनी है, इतनी बात ध्यान देनी है, बात यहां पर खत्म। किसी भी अंक प्रणाली का आधार रेडियक्स और बेस उस प्रणाली के कुल अंकों या प्रतीकों का बताता है। द्विधारी प्रणाली जिसमें लिखा गया है साथियों, बाइनरी इसको आप बोल सकते हो, बाइनरी जिसमें रहता है ना बाइनरी, तो उसमें 1 + 1 10 होता है। तो आधार को व्यक्त करने के लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 1/2 इस प्रकार का यूज किया जाता है। यानी अब ये जो नंबर लिखा गया है, ये 10 जो सबस्क्रिप्ट लिखी गई है, ये बाइनरी के अंदर है साथियों। इसका मतलब यहाँ पर कहने का क्या आ गया? बाइनरी का हो गया। इसमें यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों कि द्विधारी संख्या को दशमलव की संख्या में बदलने के लिए प्रत्येक बिट को उसके स्थान के बाहर के 1 2 4 8 के साथ जोड़ दिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखकर बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। एक साथियों बाइनरी का बेस आपको ध्यान रखना है, बाइनरी का बेस यहाँ पर 2 रहता है। उसके बाद साथियों ऑक्टल का बेस आएगा। आपको कन्वर्जन नहीं पूछेगा, क्योंकि लेवल के हिसाब से देखें तो कन्वर्जन नहीं पूछने वाला है। आपको ये चीजें पूछ सकता है, ऑक्टल का बेस कितना है, इसका बेस हो गया, ये बेस है साथियों, ये ध्यान रखना, 2 बेस हो गया, ऑक्टल का 8 बेस हो गया। उसी प्रकार डेसिमल आता है साथियों। डेसिमल का अगर बेस की बात की जाए तो 10 हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों हेक्साडेसिमल। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? हेक्साडेसिमल यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका बेस होता है साथियों 16। लेकिन 16 होता है, इसमें क्या है कि 10 जो 10 आता है ना, उसकी जगह ए शुरू हो जाता है, ABCD इस प्रकार चलेगा। ये चीजें ध्यान देनी है, क्योंकि 0 से 9 तो करेक्ट ये चीजें आ जाएगी, डिजिट्स आ जाएंगी। उसके बाद जो वाले अक्षर रहेंगे ना, उसमें ABCD जो काउंट कर लेना आप, जहां तक चलेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे, पूछता है इसी इतने लेवल के एग्जाम में इसी प्रकार की बातें पूछी जाती है, वो आपको ध्यान देनी है साथियों। नेक्स्ट है हार्डवेयर की अगर बात करें तो कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू सकते हैं। कंप्यूटर के जो भी भाग होंगे, जैसे इनपुट हमारा कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, इनको हम छू सकते हैं साथियों, तो वो क्या है? हार्डवेयर है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहते हैं।
जिन माध्यम से, जैसे आप कभी म्यूजिक सुनने के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो कुछ सर्च करने के लिए, तो वो जो एप्लीकेशंस है ना, उनको साथियों सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिनसे क्या है हमारा काम इजी हो रहा है। वो सॉफ्टवेयर है, देख सकते हैं, उनको छू नहीं सकते साथियों। तो ये चीजें बात आगे समझ आपको भी सॉफ्टवेयर क्या है। यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात डिस्कस हो चुकी है। उसके अलावा कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियां उसके अंदर व्यक्त किया गया है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां रहती है साथियों, बहुत अच्छी बात है। यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यूजर भाषा, जो हमारी यूजर भाषा है, हम इंग्लिश में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसे मशीन भाषा में बदलना है तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता रहती है। जैसे कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये चीजें आ जाती है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो साथियों बात आती है निम्न स्तरीय, तो इसको लो लेवल कहा जाता है। लो लेवल ध्यान रखना है, इंग्लिश में लिखा आ सकता है, लो लेवल हो गया। एक असेंबली भाषा, इसको कन्वर्ट करने के लिए खुद अलग से असेंबलर आता है, वो चीजें हो गई। और यहाँ पे उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज की बात की गई है साथियों। ये कुछ फैक्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं साथियों। एक तो हो सकता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम को यूटिलाइज करता है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे मैंने क्रोम वगैरह आपको बताई, वो जो विंडोज मीडिया प्लेयर वगैरह होगा, जो भी अन्य सॉफ्टवेयर जिससे हमारा कुछ बेनिफिट होता है और काम इजी कर देता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर साथियों क्या होता है कि ओएस के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे आपका, आप बोल सकते हो फायरवॉल्स हो गए, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वायरस वगैरह वाले, तो वो क्या सिस्टम से डिपेंड करते हैं, सिस्टम पे डिपेंडेंट है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओएस हो गया तो ये क्या है, सिस्टम है, बिल्कुल सिस्टम पे बात कर रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यूजर इंटरेक्ट होता है साथियों, इससे क्या है, यूजर जुड़ा रहता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़ा रहता है, और ये आपका ओएस, ओएस से फिर ये हार्डवेयर तक जुड़ा रहता है। ये वाली बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर मैंने बोला, असेंबलर बोला। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर के उदाहरण ही है। कंपाइलर जो हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, असेंबलर हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी सभी क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है साथियों। तो ये चीजें हो गई। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत अच्छे बिंदु यहाँ पर रहेंगे। इनपुट की युक्तियां, जैसे इनपुट डिवाइस की सहायता से जो यूजर है कंप्यूटर के अंदर आंकड़े, डेटा, सूचना, निर्देश दे सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है उसके माध्यम से। कीबोर्ड एक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, कीबोर्ड में कुछ कीज वगैरह हैं, वो आपको ध्यान रखनी है साथियों। तो यह क्या है, टाइपराइटर का एक संशोधित रूप होता है, टाइपराइटर की तरह ही होता है। कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में अगर हम देखें तो माउस भी एक है साथियों। माउस का आकार चूहे जैसा होने के कारण इसे माउस कहा गया है, चूहे जैसा आकार होने के कारण इसे माउस कहते हैं। और माउस को साथियों पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। जैसा कि इसमें हमने क्वेश्चन भी आया था, डिस्कस भी किया कि पॉइंटिंग डिवाइस माउस आ गया, तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस बोल दो आप इसे। माउस के संचालन को मॉनिटर की स्क्रीन पर दर्शाने के लिए एक तीरनुमा चिन्ह स्क्रीन होता है, जिसे माउस पॉइंटर कहा जाता है, माउस पॉइंटर कहा जाता है। जैसा कि साथियों मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ। अब ये तो अभी तीर बनना नहीं आ रहा है, हाथ का निशान आ रहा है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो ना, ये तीर का निशान है, तो ये बनाता है साथियों, ये जो तीर का निशान है ना, ये वाला तीर का निशान जो यहाँ पर है, वो बनाता है साथियों। ये वाला तीर का निशान यहाँ पर ध्यान रख सकते हो आप। ऐसा एक तीर का निशान घूमता रहेगा, जब ये पेंसिल चल रहा है इधर उधर, तो वही क्या एक पॉइंटर का काम करता है। अभी इसका डिजाइन चेंज हो गया, तो क्या है कि उसमें तीर का निशान रहता है, वो एक नॉर्मल से समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जॉयस्टिक स्क्रीन पर चिन्हों को हिलाने चलाने आदि का कार्य करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक हो जाएगा साथियों। लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करते हैं। जो लाइट पेन आता है ना, वो क्या स्क्रीन पर राइट करने के काम आता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि को कार्य करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो ये वे साधन है जिससे कंप्यूटर उपयोगकर्ता यूजर आंकड़ा, सूचना, निर्देश जो है आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे हमारा डेटा हमने दे दिया, इनपुट डाल दिया, तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से मिलता है। मॉनिटर भी 2 प्रकार के रहते हैं, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब जिसके अंदर यूज की गई। सीआरटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। एफपीडी मॉनिटर साथियों इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। प्रिंटर्स को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है साथियों, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। बात इंपैक्ट प्रिंटर की आती है, तो जैसे एक ये रोलर मान लो आप, ये रोलर है एक, तो इस पे क्या है, जैसे ए खुदा रहेगा, बी खुदा रहेगा, तो ये इंपैक्ट डालेंगे डायरेक्ट उस सही से उस पे टच कर कर, यानी आप समझो इस बात को कि जिस पे ये रोलर है इस पे अक्षर खुदे हुए हैं, वो अक्षर क्या है पेज पे प्रिंट कर देगा। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पे अक्षर नहीं होंगे साथियों,
वो क्या है, डायरेक्ट प्रिंट करता है, चाहे वो लेजर माध्यम से करे या किसी अन्य माध्यम से करे, वो पेपर के टच में नहीं आता है। इसमें पेपर, इंपैक्ट प्रिंटर में पेपर में टच रहता है, इसमें नॉन टच रहता है। इंपैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो सकता है, डेजी व्हील प्रिंटर हो सकता है, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, तो ये सभी के सभी क्या है, इंपैक्ट डालकर करते हैं, तो इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे। बात आती है नॉन इंपैक्ट की, तो आपको तापीय, इंकजेट, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आजकल हम बहुत ज्यादा उपयोग में ले रहे हैं, तो लेजर प्रिंटर आपको ध्यान रखना है। इंकजेट प्रिंटर जो है वो आपका नॉन इंपैक्ट में है, तापीय प्रिंटर नो है, यानी ये थर्मल प्रिंटर इसको कह सकते हो आप, थर्मल प्रिंटर रहता है। डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि को तात्कालिक एवं भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहित करके रखा जा सकता है। मेमोरी प्राथमिक संग्रहण युक्ति है, ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी प्राथमिक संग्रहण युक्ति है। चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम द्वितीय संग्रहण की युक्तियां हैं साथियों। पूछ लेगा आपसे कि कौन सी द्वितीय संग्रहण यानी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, इनमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप वो चीजें देखना कि चुंबकीय टेप जो रहती है, चुंबकीय डिस्क आप बोल दो, हार्ड डिस्क बोल दो, फ्लॉपी डिस्क बोल दो, सीडी रोम बोल दो, डीवीडी बोल दो, ये सभी की सभी युक्तियां क्या है, द्वितीय संग्रहण है। फ्लैश ड्राइव भी आपकी द्वितीय संग्रहण में आ जाएगी साथियों। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण बिंदु, ये अलग चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं साथियों। किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जबकि वह अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा रहे। एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ने के लिए डेटा संचार, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। एक कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटर से टच करेंगे तो वो डेटा कम्युनिकेशन की बात आएगी। परंपरागत साधनों से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफी समय लगता था, इसकी कीमत भी बढ़ रही थी, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से ये चीजें सरल और कम समय में होने लगी, लागत भी कम हो गई। सेंडर और रिसीवर के बीच क्या होता है कि डेटा भेजने के लिए किसी भौतिक माध्यम, फिजिकल मीडियम का होना आवश्यक है। डेटा संचरण करना यानी डेटा का संचार, डेटा कम्युनिकेशन करना है, तो फिजिकल मीडियम का रहना इंपॉर्टेंट है। इस माध्यम को, प्रेषण को ट्रांसमिशन मीडियम बोला जाता है, कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। जिस माध्यम से हम डेटा को भेजते हैं उसको ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है। पूछ लेगा आपसे, इसी प्रकार लाइन दी होगी, पूछ लेगा। क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 9th और 10th क्लास की क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं, वो अटेम्प्ट करो, आपको अनुमान लग जाएगा। प्रेषण माध्यमों को सामान्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, तार वाले माध्यम रहते हैं और एक बिना तार वाले यानी वायरलेस, इसको कहा जाता है साथियों। वायरलेस और वायर के साथ वाले। तार वाले प्रेषण माध्यमों में ट्विस्टेड पेयर केबल, ये बहुत है, ये मतलब सबसे पहले हम इसी को उपयोग करते थे, सबसे पहले इसी का उपयोग शुरू किया, ट्विस्टेड पेयर केबल का। फिर हमने कोएक्सियल केबल यूज करनी शुरू कर दी, फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रमुख उपयोग होने लगा। ये साथियों इसके अंदर ना ऑप्टिकल फाइबर में ध्यान रखना, कोई वैसे मेटल की तार नहीं होती, इसके अंदर कोई मेटल की तार नहीं है, ये मेटल तार नहीं है साथियों। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे निर्भर करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। बालनुमा ये होती है साथियों, बालनुमा एक वायर होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होती है। ये पूछ लेगा कि मेटल वाली तार कौन सी नहीं है, तो आप ऑप्टिकल फाइबर को टिक कर देना। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इसमें तार का वैसे कोई मेटल बॉडी की इसके अंदर तार नहीं है, कांच इसके अंदर लगा होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये काम करती है। बिना तार के अंदर अगर हम बात करें तो रेडियो तरंगे हैं, माइक्रोवेव है, उपग्रह संचार, इंफ्रारेड है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जो हम दैनिक जीवन में ये चीजें यूज कर रहे हैं वही बातें यहाँ पे आ जाएगी। डेटा संचरण अगर करते हैं तो सामान्यतः विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम में लिए जाते हैं। संकेत दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दो प्रकार के हो सकते हैं, एनालॉग व डिजिटल हो सकते हैं साथियों। डेटा संचरण के लिए जब कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो व्यवस्था कंप्यूटर की नेटवर्किंग कहलाती है। जो जब हमने एक ये पीसी है, एक ये कंप्यूटर है, तो इनको जोड़ दिया जाए तो ये क्या है, एक नेटवर्क है साथियों। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य साधनों को मिलकर काम में लेना व संचार साधनों के रूप में उपयोग करना है। कंप्यूटर की तीन प्रमुख श्रेणियां रहती है, लैन, मैन, वैन। ये साथियों मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। लैन आपके लोकल एरिया नेटवर्क, मैन आपका मेट्रोपोलिटन नेटवर्क, यानी ये तो आपका एक बिल्डिंग के अंदर, ये आपका शहर के अंदर, ये पूरा आपका वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड। वैन आपका वर्ल्ड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को, यहाँ पे नोड्स लिखा हुआ है, तो नोड्स का मतलब साथियों आप कंप्यूटर कह सकते हो, कंप्यूटर मान सकते हो, नोड्स को ही कंप्यूटर कहते हैं यहाँ पे। तो टोपोलॉजी कहते हैं, जोड़ने का जो तरीका रहता है वो टोपोलॉजी के माध्यम से रहता है, से ही निर्धारित किया जाता है नोड्स के मध्य डाटा संचरण कौन से पाथ से किया जाएगा। डेटा टोपोलॉजी वाली बात है ना साथियों, बहुत अच्छी है। यहाँ पे टोपोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
इंटरनेट कंप्यूटर एक विशाल नेटवर्क है, विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर को आपस में जोड़ देता है। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क कौन? इंटरनेट, क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा और लोकप्रिय है। साथियों यहाँ पे देखिए कि इंटरनेट दुनिया भर में है, सूचनाओं का आदान प्रदान हमको करवा रहा है, तो इसका कोई स्वामी नहीं है जो इसे चलाता हो। इसमें सभी जानकारियां इंटरनेट सर्वर के माध्यम से रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्वामी हो, नहीं, ये हमें प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन इंटरनेट एक सर्वर के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट चलने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब इंटरनेट वैसा तो है नहीं, तो सॉरी, तो इनको चलाने के लिए क्या रहता है कि साथियों कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए जाते हैं। टीसीपी आईपी है, कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं। इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले दो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल रहते हैं साथियों। मानक प्रोटोकॉल यानी स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड ये रहता है कि ये तो होना ही चाहिए। एक तो होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, जो मैंने बोला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछेगा आपसे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में आ रहे हैं साथियों। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी, आईपी एड्रेस वाली बातें तो आप समझ रहे होंगे कि ये बातें आपको ध्यान रखनी है। टीसीपी ध्यान रखना है, यहाँ पे आईपी ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों आपका आता है 1969 के अंदर। ये वाला क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर पुटअप कर सकता है आपको, क्योंकि आपका जो लेवल है उस लेवल के आधार पर ये चीजें पूछ ले सकता है। क्योंकि रेट के लेवल की अगर हम बात करें तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांस है साथियों, और इस प्रकार के क्वेश्चन बने भी हुए हैं अगर आपने प्रीवियस एग्जाम देखे हैं तो। 1969 में अमेरिका का रक्षा विभाग था जिसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड, आप है ना इसमें क्या ध्यान रखो कि जो विश्व का फर्स्ट नेटवर्क था, इंटरनेट नेटवर्क था, उसका नाम क्या है? अर्पानेट है। ये वाली बात ध्यान रखो, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, विश्व का फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क अर्पानेट हो जाएगा। और कौन सा, किसका है? अमेरिका का है। किसका है? रक्षा विभाग का है। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। फिर 1989 के अंदर ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली, ये वाला पॉइंट है ना, टिम बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम डब्ल्यू का आविष्कार किया। कब किया गया? 1989 के अंदर किया गया। ये बात आरबीएससी की बुक में लिखी गई है, मैंने अपने हाथ से यहां से कुछ नहीं लिखा है, आरबीएससी की बुक से ये डेटा लिया गया है। टीम टीम बर्नर्स ली ने इंटरनेट संचार के लिए वर्ल्ड वाइड, आपसे पूछेगा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो आप बोलोगे टीम बर्नर्स ली 1989 के अंदर। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आईएसपी किसके माध्यम से हम ले रहे हैं। जैसे हम यूज कर रहे हैं, जो भी आप नेटवर्क यूज करो, चाहे वो एयरटेल, जियो, जो भी आज आपके क्षेत्र में चल रहा है, तो वो क्या है? सभी के सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हमारे लिए। एक आईएसपी या इंटरनेट सेवा प्रदाता वह कंपनी है जो आपको इंटरनेट अन्य वेब सेवाएं तक पहुंचाने देती है। वो बात हो गई। उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवाएं लेने के लिए सामान्यतः दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं। दो प्रकार के कनेक्शन उसको दिए जा सकते हैं साथियों। उसमें एक आपको डायल अप कनेक्शन रहता है, एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। डब्ल्यू की अगर बात करें तो एक प्रकार का डेटाबेस है जो पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। डब्ल्यू यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है साथियों? डेटाबेस है। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल के साधारण समूह पर आधारित एक ऐसी इंटरनेट सेवा जो किसी विशेष रूप से समान रूप सर्वर कंप्यूटर को इंटरनेट के द्वारा दस्तावेजी को एक मानक तरीके से भेजता है। एक डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन तरीका होता है, एक मानक रूप जो रहता है उसके तहत भेजता है साथियों। ब्राउजर कंप्यूटर पर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर क्या है? ब्राउजर जो भी रहते हैं साथियों, मैंने जैसे क्रोम ब्राउजर बोला, एक एग्जाम्पल लिया, तो वो क्या है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने देता है। अब ऐसा तो है नहीं इंटरनेट आप कैसे चलाओगे, कोई ना कोई ब्राउजर होगा, उसके माध्यम से तो चलाओगे ना। यूज करने के लिए हमको, यूज करने के लिए इंटरनेट को यूज करने के लिए ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। ब्राउजर को वेब क्लाइंट या इंटर नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। वेब क्लाइंट यहाँ पर कौन है? इंटरनेशनल नेविगेशन कौन है? तो ये चीजें आपसे पूछ लेगा। वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को डायरेक्टरी एवं फाइलों के रूप में रखता है एवं फाइलों को पढ़ने के लिए सर्वर कहलाता है साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं वेब प्रोटोकॉल एक नियम, कुछ निश्चित नियमों का समूह होता है जो विभिन्न भागों के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन की बात यहां पर की जा रही है। ये वाला ध्यान रखना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक साथियों आपको HTTPS मिलता है, इसका मतलब एस का यहाँ पर सिक्योर का हो जाएगा, एस का मतलब यहाँ सिक्योर हो जाएगा, वो भी पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। HTTP बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस आ जाए तो सिक्योर हो जाएगा। उन नियमों का समूह है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करता है। जो लैंग्वेज वेब पेज को विकसित
साथियों यहाँ पर बात आई है, जो लैंग्वेज यहाँ पर रही है वेब पेज को विकसित करने के लिए यूज की गई है, तो HTML, जो वेब पेज हम यूज हो रहे हैं आज के समय में, HTML लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित संग्रहण कहा जा सकता है। वेब पेज किसी वेबसाइट का सबसेट होता है साथियों। वेब पेज क्या रहता है, किसी वेबसाइट का सबसेट रहता है। डोमेन पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया गया है, जिससे कि उसे आसानी से याद रखा जा सके, ढूंढने में आसानी हो। डोमेन नेम का मतलब क्या है, अगर आप जैसे डोमेन नेम, अगर आप क्रैक एग्जाम ऑनलाइन अगर लिखते हो, तो ये क्या है, एक प्रकार का डोमेन नेम ले लिया जाएगा। क्रैक एग्जाम ऑनलाइन .com आप मान लो एक बार, तो ये क्या है, डोमेन नेम हो गया साथियों, इतना का इतना। और ये .com वाला को है कॉमर्शियल वो प्रोवाइडर हो चुका है, ये .com हमें प्रोवाइड करवा रहा है, ये पूरा का पूरा डोमेन नेम हो चुका है। ये चीज यहां पर आती है। DNS डोमेन नेम सिस्टम वेब के लिए फोन बुक की तरह रहता है साथियों। फोन बुक मान लो आप, एक सर्च इंजन कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम खोज इंजन सर्च इंजन कहलाते हैं, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित, यानी जो भंडारित का मतलब आप क्या कह सकते हो, स्टोर की गई है सूचना को वांछित सूचना में ढूंढ निकालते हो। ईमेल इंटरनेट पर व्यक्ति कंप्यूटरों के बीच संदेश, सूचना, दस्तावेज क्या है, आदान प्रदान करता रहता है साथियों। नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण विंडोज से संबंधित हो जाएंगे कुछ। ये विंडोज क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग प्रणाली को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संपूर्ण विंडोज इंटरफेस को पुनः डिजाइन कर विंडोज एक्सपी तैयार किया गया। विंडोज एक्सपी संस्करण को पुराने संस्करणों से ज्यादा रंगदार, प्रयोगकर्ता को आसानी से प्रयोग, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्सपी विंडो आई, उसके बाद हमारी लेटेस्ट विंडो 11 चल रही है, वो ध्यान रखना। माउस आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। शॉर्टकट बनाना, शॉर्टकट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को आसानी से या बारंबार फ्रीक्वेंटली जो यूज चीजें कर रहे हैं ना, जैसे आप कंट्रोल+C प्रेस करते हो तो कॉपी का यूज हो जाता है, कंट्रोल+V करते हो पेस्ट के काम आ जाता है। थोड़ा क्या है कि चीजें आसान हो सके, शॉर्टकट के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट को, फोल्डर को ऐसा भी हम कर सकते हैं, प्रिंटर, मॉडर्न फैक्स इत्यादि का उपयोग ले सकते हैं साथियों। शॉर्टकट ये भी है, और एक एक शॉर्टकट आइकन बन जाता है, जैसे आपके डेस्कटॉप पे माई पीसी आ रहा है, तो वो क्या एक शॉर्टकट आइकन है। उसके लिए कमांड नहीं लिखना है, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। माई कंप्यूटर यह एक आइकन होता है, वो चीजें मैंने बता दी। टास्क बार ये भी एक आइकन है, इसके अंदर कुछ चीजें परफॉर्म होती है, आप वीडियो को पॉज कर इनको रीड डाउन कर सकते हो। स्टार्ट बटन का क्या उपयोग किया जा रहा है, स्टार्ट बटन वाली चीज देख लेते हैं साथियों। इसकी सहायता से कंप्यूटर में स्थित प्रोग्रामों को चालू किया जाता है। यह बटन टास्क बार पर पाया जाता है, टास्क बार पर पाया जाता है साथियों। टास्क बार साथियों, ये जो आपको, जैसे ये नीचे की विंडो मान लो, आप इसको कह सकते हो टास्क बार, टास्क बार बोल सकते हो। लेकिन साथियों आपको यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जैसे इस साइड आपका जो कंप्यूटर रहता है, यहां पर आपको जैसे डेट देखने को मिलती है, डेट वाला फंक्शन आपको इस साइड देखने को मिलता है, तो इसको साथियों सिस्टम ट्रे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। एग्जामिनर पूछ सकता है, पूछ भी लेता है। टास्क बार पर डेट एंड टाइम नहीं होता है, सिस्टम ट्रे पर आपको डेट एंड टाइम देखने को मिलता है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, तब मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। कुछ आपके यहाँ पर एक्सप्लोरर है, किस विंडोज की मिनिमाइज स्टोरेज है, डेस्कटॉप वगैरह हो गया, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर इनको रीड आउट कर सकते हो। ये चीजें मूलभूत कुछ टिप्स रहते हैं, तो इन चीजों को आप रीड डाउन कर लेना। नोटपैड साथियों एक वो होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट एडिटर उसको कहते हैं। वर्डपैड एक आपका विंडोज का एक वो सॉफ्टवेयर हो गया जिसके अंदर हम टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं साथियों। ये चीजें हैं, आप इनको पॉज कर पढ़ना। नेक्स्ट हम वर्ड प्रोसेसर के बारे में देख लेते हैं। निर्देश नई फाइल बनाने के लिए साथियों यहाँ पर देखिए Ctrl+N एक शॉर्टकट की का उपयोग किया जा रहा है। सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग किया जा रहा है। अक्षरों की शैली बोल्ड की जा सकती है, अंडरलाइन की जा सकती है, इटालियन टूल के चयन द्वारा किया जा सकता है। पंक्तियां लाइन करने के लिए फॉर्मेट टूल पर स्थित विभिन्न अलाइनमेंट टूलों का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, इनको रीड आउट कीजिए आप। हेडर या फुटर डालने के लिए व्यू मेन्यू, हेडर फुटर, हाँ ये वाला बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हेडर व फुटर डालने के लिए व्यू मेन्यू, हेडर फुटर का उपयोग किया जाता है। हेडर तो साथियों ये पेज मान लो आप, ये एक पेज बना लिया मैंने, तो इसमें क्या है कि ये तो आपका हेडर रहेगा, हेडर वाला भाग हो गया, ये आपका फुटर वाला भाग हो गया। पेज के नीचे भाग जो है फुटर है, ऊपर वाला भाग हेडर रहेगा। इन चीजों का आप देख सकते हो। स्पेलिंग और व्याकरण सही कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में बदल सकते हैं उनको। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। जैसे कुछ प्रिंट करना है तो Ctrl+P का उपयोग कर सकते हो, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। विंडोज में बने हुए चित्र डालना, इंसर्ट मेन्यू, पिक्चर, तो कुछ चीजें हैं, आप इनको रीड डाउन कीजिए।
आप वीडियो को पॉज करके इनको रीड आउट कर सकते हो, क्योंकि आप अपना समय लीजिए, उनको रीड आउट कीजिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा साथियों इससे। तो हम क्या है कि आपको ये चीजें प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। बॉर्डर व शेडिंग हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण का निर्माण किया जा रहा है। तो मैं इनको यहाँ पे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिएगा। हो सका तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इन चीजों की है ना जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के अगर आप सर्च करोगे, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के नाम से। वो जैसे आप टेलीग्राम पे लिखोगे ना क्रैक एग्जाम ऑनलाइन, तो आपको चैनल मिलेगा, वहां पर ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी साथियों। कुछ अन्य फैक्ट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ और फैक्ट जो रहे हैं वो आप देख लेना। ये वाले फैक्ट है ना साथियों, कुछ जो आज के समय में चर्चित बातें हैं उनसे संबंधित हैं। ये वाले इंपॉर्टेंट साबित रह सकते हैं आपके लिए, तो इनको रीड आउट करना। एक बार इनको वीडियो को पॉज कर लें आप। मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ साथियों इतने, तो ये वाला भी आप देख लेना। इसके अलावा साथियों ये कुछ आईसीटी के महत्वपूर्ण कुछ चेंजेस है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड किसे बोला जाता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन रह जाएगा। ये चीजें आपको देखनी है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी साथियों। सूचना तकनीकी से ये नेक्स्ट चैप्टर आपका आ चुका है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आप एक बार रीड डाउन जरूर कर लेना, रीड डाउन इनको कर लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि सभी आपका जो पूरा कंप्यूटर है ना रिकॉल हो जाएगा। कंप्यूटर पूरा रिकॉल इनके माध्यम से हो जाएगा साथियों। इनको आपको पढ़ना है। ये आपको कुछ चीजें बता रखा है यहाँ पे साथियों, इसमें इतना ही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ना टोपोलॉजी वाली बात आई थी ना, टोपोलॉजी जरूर देख लेना, कौन कौन सी टोपोलॉजी रहती है साथियों। टोपोलॉजी है ना, एक तो आपकी, मैं आपको नाम नाम बता देता हूँ, वो पढ़ आप लेना। टोपोलॉजी के अंदर एक तो आपकी बस टोपोलॉजी रहती है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें बस टोपोलॉजी के अलावा, एक आपकी आती है साथियों स्टार टोपोलॉजी। कौन सी आती है? स्टार टोपोलॉजी आती है। ये तीन मुख्य रहती है साथियों। एक आपकी मैश टोपोलॉजी रहती है, मैश टोपोलॉजी रहती है, मैश हो जाएगा। एक साथियों ट्री टोपोलॉजी भी रहती है। एक क्या रहती है आपकी? ट्री टोपोलॉजी रहती है। स्टार होगी, मैश होगी, और आपकी ट्री टोपोलॉजी। ये क्या है? एक हायरार्किकल मॉडल के अंदर रहती है साथियों। तो बस टोपोलॉजी के अंदर तो एक मैन वायर रहती है साथियों। इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर है ना, इसमें हब एक काम करता है, इधर इधर कुछ फंक्शन और रहते हैं। मैश में क्या है कि सभी चीजें आ जाते हैं, और ट्री के अंदर क्या है, एक फंक्शन के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो टोपोलॉजीज हैं, यानी आप पहले वाली तीन तो है ना जरूरी देख लेना। बस टोपोलॉजी कौन सी है, क्या इसके अंदर होता है, मैश स्टार में क्या होता है, वो चीजें आपको देख लेनी है। थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ले लेना अपने नोट्स के अंदर से। बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों। क्योंकि मैश टोपोलॉजी ये बस वाली है, उसके अंदर एक बैकबोन केबल रहती है, और यहाँ से ड्रॉप लाइनों से कुछ अन्य कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। और इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर बीच में एक हब डिवाइस लगा रहता है साथियों। तो हब अपने आप में इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, तो आपसे हब के बारे में पूछ लेगा। तो ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। एक बार सभी साथियों के साथ आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।